हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना चैप्टर नंबर फर्स्ट, केमिस्ट्री क्लास 10th का। तो एक चीज तो पहले ही समझ लो कि एनसीईआरटी को घोट के पी जाना जिसे कहते हैं, वो करने वाले हैं। एक एक लाइन एनसीईआरटी की रीडिंग लेंगे और साथ ही साथ कंसेप्ट को समझेंगे भी, क्योंकि ये चीज तो आपने बहुत सुनी होंगी कि एनसीईआरटी से बाहर सीबीएसई का पेपर नहीं आता है, ना एचबीएससी का ना सीबीएसई का। एनसीईआरटी से बाहर कुछ नहीं आता, सारा कंसेप्ट एनसीईआरटी के अंदर है। एनसीईआरटी हमारी देवी है, उसकी पूजा करो। मेरा मतलब ये है कि आराम से ध्यान से एनसीईआरटी की लाइन पढ़ो और समझो। तो सबसे पहले चैप्टर का नाम क्या है? केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। मेरा रूल नंबर 1 क्या है कि चैप्टर का नाम समझो पहले। तो चैप्टर के नाम में पहला ही वर्ड है केमिकल। अब वो समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। वो मैंने लिखे हैं, पहले वो समझते हैं। देखो, दो तरीके के चेंज यहाँ है हमारे पास। पहला है फिजिकल चेंज, दूसरा है केमिकल चेंज। नाम से आपको पता चल रहा है कि जिस चेंज के अंदर फिजिकल प्रॉपर्टीज, यानी कि शेप में कुछ चेंज हो सकता है, कलर में कुछ चेंज हो सकता है, ऐसे चेंजेस हो, कोई नया सब्सटेंस ना बने। ध्यान से सुनो, ऐसा चेंज जिसमें कोई नया सब्सटेंस ना बने, वही सब्सटेंस रहे पर उसकी शेप साइज वगैरह में चेंज आए, तो उसे हम क्या बोलेंगे कि वो फिजिकल चेंज है। ऑन द अदर हैंड, केमिकल चेंज की जब आप बात करोगे तो केमिकल चेंज के अंदर एक नया सब्सटेंस बनेगा और उसकी प्रॉपर्टीज पहले वाले से कंप्लीटली डिफरेंट होगी। ठीक है। और फिजिकल चेंज अपने पास रिवर्सिबल होते हैं, ये चीज समझनी है। तो फिजिकल चेंज का पहला एग्जांपल समझाऊं आपको। क्या है कि आइस से वाटर में जाना। हमने आइस ली, आइस क्यूब्स ली हमने, वो थोड़ी देर में टेम्परेचर चेंज वगैरह की वजह से वो थोड़ी देर में क्या हो जाएंगी, मेल्ट हो जाएंगी। था तो वही पानी, उसी पानी की आइस बनी थी, उसी पानी का वाटर बन गया। उसी पानी का तो लिक्विड बना ना, पहले क्या था, सॉलिड था, अब लिक्विड बन गया। स्टेट चेंज हुई है, सिर्फ चीज तो नहीं बदली, नई चीज नहीं बनी, सिर्फ उसकी स्टेट चेंज हुई है, यानी फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हुई है, जिसका क्या मतलब है कि ये फिजिकल चेंज है। रियल लाइफ से एग्जांपल लेके चलो। आप आर्ट बनाते हो, आर्ट से मेरा मतलब वो वाली आर्ट नहीं होती है जिसमें पेपर से प्लेन बनाना, पेपर से फ्लावर बनाना, ये सब चीजें करते हो। तो मान लो आपने पेपर से जो है एक प्लेन बनाया, ठीक है, उसको फोल्ड वगैरह करके आपने प्लेन बनाया, तो वो क्या एक फिजिकल चेंज है। कहीं ना कहीं आपने क्या किया, पेपर का ऐसा पेपर था रेक्टेंगल, आपने उसको प्लेन की शेप में कर दिया, वो फिजिकल चेंज है। वो रिवर्सिबल है, वापस पेपर उस पोजीशन में आ सकता है पहले वाली में। और उससे अपोजिट क्या होगा, केमिकल चेंज भाई, जिसमें जो है नया ही सब्सटेंस बन गया। फॉर एग्जाम्पल, सॉरिंग ऑफ मिल्क, यानी दूध खराब होना। पहले अच्छा दूध था, आप पी रहे थे आराम से, आपको शक्ति आ रही थी। जैसे ही वो दूध खराब हुआ, आप उसको पी नहीं सकते। खराब दूध पी सकते हो? नहीं। क्यों? क्योंकि उसकी प्रॉपर्टीज, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज बिल्कुल चेंज हो गई। ठीक बात, बिल्कुल चेंज हो गई। अगली चीज, डाइजेशन ऑफ फूड। बायोलॉजी में पढ़ते हो कि फूड डाइजेस्ट होता है स्टमक में। वो जो डाइजेशन हो रहा है अपने पास बॉडी के अंदर, वो डाइजेशन जो है अपने पास, वो क्या है, केमिकल चेंज है। क्या है, एक केमिकल चेंज है, फिजिकल तो नहीं है, केमिकल चेंज है। ऐसे ही फिजिकल में एग्जांपल देख लिया हमने। क्या था फिजिकल, कि टाइप ऑफ चेंज वेयर द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर चेंज, कि फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज होंगी और ये क्या होते हैं, रिवर्सिबल होते हैं। एग्जांपल के तौर पे हम ले सकते हैं मेल्टिंग ऑफ आइस। दूसरी तरफ बात करें केमिकल की, तो चेंज ऑफ सब्सटेंस इनटू न्यू सब्सटेंस, मतलब फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस अगर हो रहा है तो वो होगा केमिकल चेंज। फॉर एग्जाम्पल, दूध का खराब होना, खट्टा होना या खराब होना, और फूड का डाइजेस्ट। डिफरेंस समझ गए? सीधी बात, आराम से समझ गए। अब एक बार इसे नोट करो, मैं साइड हट जाती हूँ, स्क्रीनशॉट लो, नोट करो, जो करना है करो, फिर हम चलते हैं अपना जो है एनसीईआरटी पे और पढ़ना स्टार्ट करते हैं।
देखो एक बार, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है इसमें? इसमें अपने पास सिर्फ ना, मैंने 1 से लेकर 20 तक जो एलिमेंट्स हैं अपने पास, जिनकी नॉलेज में होनी चाहिए 9th क्लास तक ही, तो वही जो मतलब 9th क्लास में भी होनी चाहिए, इस 10th में भी होनी चाहिए। तो ये एक ट्रिक है, और साथ में क्या है, एलिमेंट्स लिखे हुए हैं। एक बार रीड करते हैं, फिर चलते हैं चैप्टर की तरफ। भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कर लेना। तो हाय हेलो लिसन, BBC न्यूज ऑन फ्राइडे नाइट। क्या है? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियोन। फिर सुनो, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियोन। ना मांगो अल्लाह से पेप्सी, सोडा, कोला और कीमती कार। सोडियम, Na सोडियम होता है, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम एंड कैल्शियम। एक बार फिर, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम एंड कैल्शियम। अब आओ अपना चैप्टर में। ये याद क्यों करने हैं? क्योंकि सिंबल्स याद होने चाहिए। ठीक है, अब चलते हैं आगे। देखो भाई, पहली ही लाइन अपने पास एनसीईआरटी खोल के बैठो, पहले कह रही हूँ मैं, एनसीईआरटी खोल के बैठो, नहीं तो नहीं समझ आएगा। ठीक है, तो एनसीईआरटी लेके बैठो। कह रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग सिचुएशंस ऑफ डेली लाइफ एंड थिंक व्हाट हैपेंस व्हेन। कहता है कुछ सिचुएशंस दी गई हैं, उन्हें स्टडी करो यानी पढ़ो, और उनके बारे में सोचो कि ऐसा होता है तो क्या होता है, मतलब कि क्या सिचुएशन होती है। तो फर्स्ट है, मिल्क इज लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर्स। वही सोरिंग ऑफ मिल्क का एग्जांपल है भाई, हमने दूध को ऐसे ही गर्मियों में बाहर छोड़ दिया रूम टेम्परेचर पे, ऑब्वियस बात है खराब हो जाएगा, खराब हो जाएगा। फिर कह रहा है आयरन तवा, पैन या नेल इज लेफ्ट एक्सपोज्ड टू ह्यूमिड एटमॉस्फेयर। हमने आयरन की कोई चीज ह्यूमिड एटमॉस्फेयर में बाहर रख दिया, नमी में, क्या होगा? जंग लग जाएगा। तो ये क्या हो रहा है? ये सब ये चेंजेस तो हो रहे हैं ना, ये चेंजेस ही हो रहे हैं। हमने चेंजेस पढ़े, वही चेंजेस हो रहे हैं। कह रहा है ग्रेप्स गेट फर्मेंटेड, फूड इज कुक्ड, फूड गेट्स डाइजेस्टेड इन आवर बॉडी और वी रेस्पायर। ये कुछ एग्जांपल्स दिए कि डेली लाइफ में हो रही हैं ये चीजें। भाई हम तुम्हें ऐसे नहीं पढ़ा रहे कि फालतू में पढ़ा रहे हैं, नहीं, डेली लाइफ में हो रहा है इसलिए पढ़ा रहे हैं। एनसीईआरटी पहले ही अपने आप को क्लियर कर रही है आप तुम्हारे उसमें कि भाई मैं तुम्हें सही पढ़ा रही हूँ, तुम्हें कुछ फालतू नहीं करा रही, डेली लाइफ में जो हो रहा है मैं वो करा रही हूँ। ठीक है, चल। कहता है इन ऑल द अबव सिचुएशंस the nature and the identity of the initial substances have somewhat changed. We have already learned about physical and chemical changes of matter in our previous classes. Whenever a chemical change occurs, we can say that a chemical reaction has taken place. कहता है कि above जो हमने situations पढ़ी अभी उसके अंदर जो नेचर है या एक तरह से पहचान है किसी भी सब्सटेंस की, वो कुछ ना कुछ वे में चेंज हो गई है बाद में। जैसे आयरन था, पहले वो नॉर्मल आयरन था, अच्छा आयरन था, बढ़िया था, हमने उसको बाहर रखा ह्यूमिड एटमॉस्फेयर में, कुछ देर बाद देखा उस पर जंग लग गई, कुछ टाइम बाद देखा उस पर जंग लग गया, तो क्या होगा भाई? पहले अच्छा खासा आयरन, उसमें कुछ ना कुछ चेंज आ गया, एक केमिकल रिएक्शन हुई है यहाँ पे, इसी को हम केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। कहता है ऑलरेडी हम फिजिकल चेंजेस के बारे में पिछली क्लासों में पढ़ चुके हैं, अभी अब नहीं बताऊंगा मैं, पिछली क्लासों में हमने पढ़ लिया। ठीक है, जब भी कोई केमिकल चेंज होता है हम कहते हैं कि केमिकल रिएक्शन हुई है। क्या समझे? जब भी कोई केमिकल चेंज होगा इट मींस कि एक केमिकल रिएक्शन हुई है। क्लियर इतनी बात? इस पैराग्राफ में सिर्फ इतना था। फिर कह रहा है यू मे परहैप्स बी वंडरिंग एज टू व्हाट इज एक्चुअली मीन्ड बाय केमिकल रिएक्शन। हाउ डू वी कम टू नो दैट अ केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस? लेट अस परफॉर्म सम एक्टिविटीज। कह रहा है कि आप ये सोच रहे होंगे कि भाई केमिकल रिएक्शन का मतलब क्या होता है। वैसी बात है, केमिकल रिएक्शन का मतलब हमें नहीं पता, अभी तक तो नहीं पता। वही पूछ रहे हैं कि आप सोच रहे होंगे केमिकल रिएक्शन क्या होता है। कुछ नहीं है केमिकल रिएक्शन, जब दो चीजें रिएक्ट करती हैं, दो से ज्यादा चीजें रिएक्ट करती हैं, केमिकल रिएक्शन कहलाती है। वो एक नया सब्सटेंस बनता है, उसे हम केमिकल रिएक्शन बोल देते हैं।
फिर क्लियर करता है भाई कि अब ना ये आपको कैसे पता चले कि कोई केमिकल रिएक्शन हुई है, ये मैं बताता हूं कुछ एक्टिविटीज आपको दिखा के। क्लियर। अब ये दिखाएगा एक्टिविटी। अब आ जाओ एक्टिविटी 1.1 पे। तो एक्टिविटी 1.1 क्या कह रही है? डायग्राम दिया गया अच्छा खासा भाई। टोंग्स है, टोंग्स दोनों चिमटे की तरह होती हैं लैब में, वो टोंग्स है। इसमें एक बर्नर है और अपने पास मैग्नीशियम रिबन है। मैग्नीशियम हमने लिखा हुआ है यहाँ, ये रहा Mg, मैग्नीशियम है। और वॉच ग्लास है, एक डिश की तरह वॉच ग्लास होती है एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड है अपने पास। कह रहा है कि ये एक्टिविटी में हमें जरूरत है, भाई इंग्लिश की लाइन नहीं पढ़ रही हो खुद पढ़ो, मतलब बता रही हूँ साफ सीधा साथ में पढ़ते पढ़ते, कि ये एक्टिविटी में आपको टीचर के असिस्टेंट की जरूरत है, टीचर के असिस्टेंस की जरूरत है, मतलब टीचर की प्रेजेंस की जरूरत है वहां पे, कि टीचर की निगरानी में आप ये काम करो। क्यों? क्योंकि आई प्रोटेक्शन वगैरह इसमें कुछ चीजें चाहिए होती हैं जो कि टीचर आपको अच्छे से बताएगा। कह रहा है मैग्नीशियम रिबन को क्लीन करो, 2 सेंटीमीटर लंबा आराम से होना चाहिए। सैंड पेपर से क्लीन करो, इंपॉर्टेंट बात है। क्यों करना है सैंड पेपर से क्लीन? क्योंकि ऑब्वियस बात है वो एयर में रखा होगा तो कहीं ना कहीं वो एयर के साथ रिएक्ट किया होगा। समझे? क्वेश्चन आता है ये, सैंड पेपर से क्यों रब किया? क्योंकि कहीं ना कहीं वो एयर में प्रेजेंट होगा, एयर में प्रेजेंट है तो कहीं ना कहीं वो रिएक्ट भी किया होगा एयर से। तो फिर कहता है कि उसे पेयर ऑफ टोन्स से पकड़ो और उसे जो है अपने पास जलाओ भाई। फिर जो है वॉच ग्लास के अंदर उसकी राख ऐश इकट्ठी करो और इसे अपनी आंखों से जितना दूर हो सके उतना रख दो। हमने क्या किया? मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया एयर के अंदर और हमने मैग्नीशियम ऑक्साइड जो बना, मैग्नीशियम अलग था, ऑक्सीजन अलग थी, एक नया सब्सटेंस बन गया मैग्नीशियम ऑक्साइड। वो हमने किस में इकट्ठा किया? वॉच ग्लास में कर लिया इकट्ठा। फिर कहता है भाई ये बताओ तुम मुझे कि हुआ क्या, या फिर ये पूछ रहा है सीधा सीधा कि क्या क्या ऑब्जर्वेशंस थी आपकी, क्या आपने नोटिस किया। पहली चीज नोटिस की कि नया ही सब्सटेंस बन गया, केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस। दूसरी चीज हमने नोटिस की कि यू मस्ट हैव बीन ऑब्जर्व्ड दैट मैग्नीशियम रिबन बर्न्स विद द डेजलिंग व्हाइट फ्लेम। कैसी फ्लेम के साथ? व्हाइट डेजलिंग फ्लेम, चमकीली सी व्हाइट फ्लेम के साथ जला होगा मैग्नीशियम रिबन। करेक्ट है जी। और एक व्हाइट पाउडर बना होगा। कौन सा व्हाइट पाउडर? मैग्नीशियम ऑक्साइड का व्हाइट पाउडर। दिस पाउडर इज मैग्नीशियम ऑक्साइड, भी मेंशन भी कर दिया, ये पाउडर मैग्नीशियम ऑक्साइड है। ये फॉर्म क्यों हुआ? क्योंकि अपने पास मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ने रिएक्शन की और एक नया सब्सटेंस जो कि मैग्नीशियम ऑक्साइड है वो प्रिपेयर हुआ। क्लियर? आपसे पूछ लिया जाए एग्जाम में कि हमने भाई एक सब्सटेंस लिया, उसके ऑक्सीजन के साथ या एयर में उसकी रिएक्शन कराई, ठीक है जी। एक जो व्हाइट पाउडर बना जिसकी फ्लेम क्या थी? व्हाइट डेजलिंग फ्लेम थी, व्हाइट पाउडर बना। मुझे बताओ कि वो क्या सब्सटेंस बर्न किया था हमने? बता दोगे कि मैग्नीशियम बर्न किया था हमने, मैग्नीशियम रिबन को एयर की प्रेजेंस में। इसलिए एक्टिविटी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आते हैं, केस स्टडी भी एक्टिविटी से बन जाती है, एमसीक्यू भी एक्टिविटी से बनते हैं। अब चले अगली एक्टिविटी पे। कुछ प्रॉब्लम, कुछ दिक्कत, कुछ नहीं है। अब आओ, कह रहा है एक्टिविटी 1.2 के अंदर कि भाई लीड नाइट्रेट लो। अभी ज्यादा झंझट में डालने की जरूरत नहीं है, इसकी रिएक्शन हम पढ़ेंगे आगे चैप्टर में, डोंट वरी, इनकी रिएक्शन हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे। अभी सिर्फ एक्टिविटी समझो आप क्या हो रहा है, ठीक है? क्या एक्टिविटी हो रही है कि लीड नाइट्रेट लिया हमने, उसका एक सॉल्यूशन लिया लीड नाइट्रेट का टेस्ट ट्यूब के अंदर भी। टेस्ट ट्यूब दिखाई गई है, टेस्ट ट्यूब अपने पास होते हैं ना, टेस्ट ट्यूब के अंदर लिया। कह रहा है, चलिए दूसरे का डायग्राम, ओके। कह रहा है कि पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन इसके अंदर ऐड करो और हमें बताओ क्या कुछ ऑब्जर्वेशन आपकी होगी। सीधा बोल रहा है, क्या कह रहा है भाई? लीड नाइट्रेट लो और उसमें पोटेशियम आयोडाइड डालो। क्या लेना है आपको? लीड नाइट्रेट, उसमें पोटेशियम आयोडाइड डालो। तो अगर मैं आपको मोटा मोटा ये चीज बताऊं तो सीधा सीधा एक आपके पास जो है 2 सब्सटेंस बनेंगे और उसमें से एक का प्रेसिपिटेट हुआ, वो बाद में समझना आपको प्रेसिपिटेट वगैरह क्या होता है, क्या कुछ रिएक्शन है इसकी। फिलहाल ये समझाना चाह रहा है कि नया सब्सटेंस बन रहा है, ये चीज क्लियर करो कि नया सब्सटेंस बन रहा है। क्या बन रहा है? नया सब्सटेंस बन रहा है। जैसे जैसे रिएक्शन आएंगी मैं रिकॉल कराती जाऊंगी कि मैंने इस एक्टिविटी में ये रिएक्शन आपकी यूज हुई, अभी इस रिएक्शन ये एक्टिविटी से रिलेटेड है ये रिएक्शन, ठीक है? फिर कह रहा है
कि टेक अ फ्यू ग्रेन्यूल्स इन अ कॉनिकल फ्लास्क। कॉनिकल फ्लास्क लो, उसमें जो है अपने पास जिंक डालो, थोड़ा जिंक के ग्रेन्यूल्स डालो भाई, जिंक के पार्टिकल्स डालो भाई, उसमें डिल्यूट HCl या सल्फ्यूरिक एसिड आपको डालना है। कह रहा है कि ऑब्जर्व करो कि क्या कुछ होता है इसके अंदर। ऑब्वियस बात है भाई, जिंक डाला आपने HCl डाला, अभी आपको नॉलेज नहीं है, 10th के बच्चों अभी आपको नॉलेज नहीं है भाई, मानती हूँ, चल ठीक है, नहीं पता हमें कि क्या रिएक्शन होने वाली है, कोई बात नहीं, आगे चैप्टर्स में वही पता लगना है हमें। फिलहाल का काम आपका समझना ये है कि हो क्या रहा है, नया सब्सटेंस बन रहा है, चीजें रिएक्ट करके नई चीजें बन रही हैं, क्या कुछ हो रहा है। जिंक ग्रेन्यूल्स में हमने HCl या फिर H2SO4 डाला तो क्या कुछ हमें ऑब्जर्व हुआ, वो समझना है। क्यों हुआ? क्योंकि केमिकल रिएक्शन हुई। क्लियर? फिर अगले में कहता है भाई कि फ्रॉम दी अबव 3 एक्टिविटीज, अबव जो 3 एक्टिविटीज थी, हमने क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि भाई सीधा कह रहा है फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस हैं जिसकी वजह से हमें पता चलेगा केमिकल रिएक्शन हुई है। समझाना क्या चाह रही है एनसीईआरटी कि जब भी कोई रिएक्शन होती है ना, आपके पास 3 से 4 ना उसकी पहचाने हैं। क्या है? 3 से 4 पहचान है उसकी कि ये रिएक्शन हुई है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलूं कि आपको गेस करना है, आपको सोचना है कि आज क्लास में टीचर प्रेजेंट है नहीं है। आप कैसे कर सकते हो कि भाई आप जैसे स्कूल के अंदर एंटर किए, आपकी क्लास के बच्चे अगर बाहर घूम रहे हैं तो इट मीन्स कि हो सकता है टीचर नहीं आई हो, या मान लो आप चले गए बाहर, आपका जो अटेंडेंस रजिस्टर है वो क्लास के बाहर ही रखा है, तो यू कैन थिंक कि भाई अभी क्लास टीचर नहीं आई है, क्योंकि अटेंडेंस रजिस्टर बाहर है, इसका मतलब क्लास टीचर नहीं आई है, आई होती तो वो ले जाती। मतलब कुछ पहचान है ना इस चीज की आपने बना रखी है कि ये पहचान है भाई कि अगर ये चीजें होंगी, ये अगर अपने पास सिम्टम्स होंगे, जैसे बीमारी के सिम्टम्स होते हैं, ये सिम्टम्स होंगे तो अपने पास क्या होगा, ये चीज पॉसिबल है, नहीं तो नहीं है। वैसे ही कह रही है एनसीईआरटी कि केमिकल रिएक्शन की क्या सिंबल्स हैं अपने पास, कि हम कैसे कह सकते हैं कोई केमिकल रिएक्शन हुई है। वही 4-5 जो सिंबल्स है वही आपको मैं बताऊंगी विद एग्जांपल। पहले आप ये नोट करो। देखो भाई, पहली अपनी कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि पहली ऐसी चीज क्या है कि जिससे हमें पता चले कोई केमिकल रिएक्शन हुई है। तो पहली चीज है कि इवोल्यूशन ऑफ गैस, मतलब इवोल्यूशन ऑफ गैस यानी कि गैस जो है अपनी रिएक्शन हुई और उससे जो है गैस इवॉल्व हो रही है, बाहर निकल रही है। तो जैसे एग्जांपल के तौर पे जब मैग्नीशियम रिएक्ट करता है विद HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो हाइड्रोजन गैस जो है बाहर निकलती है। जब आप रिएक्शन देखोगे किसकी, मैग्नीशियम की और HCl की, तो हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी। तो एग्जांपल किसका है ये कि जब भाई इवोल्यूशन ऑफ गैस होता है ड्यूरिंग का केमिकल रिएक्शन। आपने एक रिएक्शन की, मतलब आपने मान लो कोई चीज की, उसमें जैसे आपने ये रिएक्शन की, आपको दिखा कि गैस इवॉल्व हुई है, तो आप कंफर्म हो जाएगी कि हाँ भाई रिएक्शन हुई है। ठीक है, नेक्स्ट चीज चेंज इन स्टेट हो सकती है। मतलब जैसे कंबशन ऑफ वैक्स है, वैक्स का कंबशन जैसे कैंडल होती है, ठीक है, कैंडल जलाते हैं जब हम, तो उसमें वैक्स क्या होती है, सॉलिड होती है, लेकिन जलने के बाद वो वाटर में कन्वर्ट होती है, वाटर क्या है, लिक्विड है, और CO2 में, CO2 क्या है, गैस है ना। बर्निंग जब होती है कैंडल की, वैक्स का जो कंबशन होता है उसमें वैक्स सॉलिड है, ठीक है भाई, वाटर लिक्विड है जो बन रहा है, और CO2 जो बन रही है वो गैस है ना, अलग अलग चीजें, अलग अलग स्टेट है। अगली चीज क्या होगी भाई, चेंज इन कलर। चेंज इन कलर में क्या है, एग्जांपल ही समझना है सिर्फ आपको कि कोई रिएक्शन हुई और कलर चेंज हो गया। सबसे केमिस्ट्री की सबसे खूबसूरत सबसे ब्यूटीफुल चीज क्या है, कलर चेंज जो इसके अंदर होता है, ग्रेड की तरह। बिल्कुल, क्या है, सिट्रिक एसिड है भाई एक, टेंशन मत लो, सिर्फ समझो, अभी टेंशन मत लो कि हमें तो फॉर्मूला नहीं पता, याद नहीं है, डोंट वरी, अभी सिर्फ समझो कि हो क्या रहा है। हो क्या रहा है, सिट्रिक एसिड ने रिएक्ट किया पोटेशियम परमैंगनेट के साथ, ठीक है, पोटेशियम परमैंगनेट के सॉल्यूशन के साथ। तो जो पर्पल कलर है पोटेशियम परमैंगनेट का, क्या कलर है, पर्पल कलर है, वो डिसअपीयर हो जाएगा, नहीं गायब हो जाएगा, और जो सॉल्यूशन आपके पास ये जो पोटेशियम परमैंगनेट का सॉल्यूशन है वो कलरलेस हो जाएगा। बस ये शो क्या कर रहा है कि कलर चेंज हो रहा है। समझ लीजिए, एग्जांपल अभी लिख लो, रिएक्शंस आएंगी, रिएक्शंस भी लिख लेंगे वही हम, ठीक है। अगली चीज, टेम्परेचर में चेंज हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। जैसे क्विक लाइम होता है एक, तो अपने पास क्विक लाइम होता है कैल्शियम ऑक्साइड,
लिखना चाहो तो लिख लो। तो क्विकलाइन जब रिएक्ट करता है पानी के साथ, पानी तो आपको पता है H2O, तो स्लेक्ड लाइन यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। कैल्शियम ऑक्साइड यानी क्विकलाइन जब रिएक्ट करता है अपने पास वाटर के साथ तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है यानी कि स्लेक्ड लाइन, जिसमें इस रिएक्शन में क्या होगा, लॉट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी। ऐसा जरूरी नहीं है कि रिएक्शन में सिर्फ हीट बाहर ही निकले, किसी रिएक्शन में हीट हमें देनी भी पड़ सकती है, तो डिपेंड करता है रिएक्शन कैसी है। समझ गए? पहली चीज क्या हो सकती है भाई, इवोल्यूशन गैस का हो जाए, चेंज इन स्टेट कुछ हो, चेंज इन कलर कुछ हो, और चौथी चीज है अपने पास चेंज इन टेम्परेचर कुछ हो। अब आया अगली चीज पे, देखो एनसीईआरटी भी यही कह रही थी, चारों ये पॉइंट दिए इन्होंने इस पैराग्राफ में। फिर कह रहा है कि एज वी ऑब्जर्व द चेंजेस अराउंड अस, जब हम ये चेंजेस अपने आसपास कोई भी देखेंगे, हम कह सकते हैं कि लार्ज वैरायटी ऑफ केमिकल रिएक्शंस हमारे आसपास हो रही हैं, और हम स्टडी करेंगे यही वेरियस टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन और इनकी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कैसी है, कि हम अपने सिंबल्स के हिसाब से, अपने शॉर्टकट्स के हिसाब से उनको कैसे डिनोट करते हैं, कैसे लिखते हैं। ठीक है, अब समझो आगे केमिकल इक्वेशंस आ जाता है अपना टॉपिक। कहता है एक्टिविटी 1.1 ने डिस्क्राइब किया कि मैग्नीशियम रिबन जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके अपना मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। साफ सीधी बात इसने बोली थी, पढ़ी थी हमने एक्टिविटी। कह रहा है ये डिस्क्रिप्शन जो है केमिकल रिएक्शन का एक सेंटेंस के अंदर बहुत लंबा बन जाता है कि मैग्नीशियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। बहुत लंबा हो गया, और आजकल के बच्चे तो इतने आलसी हैं, इतना लंबा कौन लिखे भाई। इसको और छोटा करूं अगर मैं, तो मैं क्या लिखूंगी, वर्ड इक्वेशन। भाई सिंपलेस्ट वे क्या है, वर्ड इक्वेशन लिख लो कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन एरो मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये लिख लो। एक चीज समझने लायक क्या है कि जो इस साइड चीज होगी यानी जो रिएक्ट करेंगे वो होंगे रिएक्टेंट, जो बनेगा वो होगा प्रोडक्ट। जो रिएक्ट करेंगे वो रिएक्टेंट यानी लेफ्ट हैंड साइड वाले रिएक्टेंट, और जो बन रहे हैं वो प्रोडक्ट यानी राइट हैंड साइड वाले प्रोडक्ट होते हैं वर्ड इक्वेशन में। अभी लिख के भी दिखाऊंगी आपको सब चीजें, डोंट वरी, अभी एनसीईआरटी की लाइन पढ़ रहे हैं, समझो। फिर कह रहा है कि वो सब्सटेंस विच अंडरगो केमिकल चेंज, जिसमें केमिकल चेंज हुआ है, जिसकी केमिकल रिएक्शन हुई है, वो अपने पास रिएक्टेंट हो गए, जैसे कि मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन। और जो न्यू सब्सटेंस मैग्नीशियम ऑक्साइड इज फॉर्म्ड, वो क्या है, प्रोडक्ट है। वर्ड इक्वेशन शोज, वर्ड इक्वेशन क्या शो करती है कि चेंज हो रहा है रिएक्टेंट का प्रोडक्ट्स के अंदर। एलएचएस शो करती है जिसमें बीच में प्लस के साइंस है, अभी दिखाऊंगी, डोंट वरी। फिर क्या है, और प्रोडक्ट साइड शो करती है, एरो शो करती है, ये चीजें शो करती है। ठीक है, अब अपने पास अगले टॉपिक पे जाने से पहले, राइटिंग और केमिकल इक्वेशन पे जाने से पहले एक बार ये नोट करो, फिर मैं आपको ये करके अपना समझाती हूँ आराम से, ध्यान से। अब इस चीज को भाई समझो। तो पहले केमिकल इक्वेशन होता क्या है कि मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ केमिकल रिएक्शन, क्या है ये, एक तरीका है केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने का। विद द रिएक्शन की शॉर्ट फॉर्म है रिएक्शन, ऐसे लिखती हूँ मैं, ठीक है। रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ, किसकी हेल्प से, सिंबल्स की हेल्प से, फॉर्मूले की हेल्प से, जो भी सब्सटेंसेस उसके अंदर यूज हुए उसकी जगह आप क्या लिखोगे, फॉर्मूले लिखोगे उनके, और आप लिखोगे सिंबल्स, ताकि भाई छोटी हो जाए वो चीज, या शॉर्टकट मान लो आप इस चीज को। क्या ये मेथड है रिप्रेजेंट करने का किसी केमिकल रिएक्शन को विद द हेल्प ऑफ सिंबल्स एंड फॉर्मूलाज ऑफ द सब्सटेंसेस इन्वॉल्व्ड। एग्जांपल के तौर पे मैग्नीशियम रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड, बहुत लंबी बनी, शॉर्टकट चाहिए, और छोटा किया तो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये क्या कहलाएगी, वर्ड इक्वेशन। हमें और छोटा करना है, हमने लिखी केमिकल इक्वेशन कि Mg प्लस O2 फॉर्म्स Mg। समझ गए क्या भाई, केमिकल रिएक्शन को हम ऐसे लिख सकते थे बहुत लंबी, फिर हमने सोचा नहीं भाई हम वर्ड्स में लिखेंगे, हमने लिखा वर्ड इक्वेशन। फिर सोचा नहीं भाई हम तो आलसी और छोटा करेंगे, हमने लिखी केमिकल इक्वेशन। फिर हमने बताया कि जो चीजें रिएक्ट कर रही हैं वो रिएक्टेंट है, मैग्नीशियम हो चाहे ऑक्सीजन, जो बन रहा है वो प्रोडक्ट है। तो जो सब्सटेंस रिएक्ट करेंगे वो रिएक्टेंट, जो बनेगा वो प्रोडक्ट। इतनी चीज समझनी थी। अब चलो एनसीईआरटी पे। एनसीईआरटी कह रहा है राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन टॉपिक में
कि इज देयर एनी अदर शॉर्टर वे, क्या और कोई छोटा वे है रिप्रेजेंट करने का केमिकल इक्वेशन को। केमिकल इक्वेशन को और कंसाइज यानी और छोटा किया जा सकता है और यूजफुल भी किया जा सकता है अगर हम केमिकल फॉर्मूला यूज करें इंस्टेड ऑफ वर्ड। वही चीज मैंने बताई कि फॉर्मूला यूज करें इंस्टेड ऑफ वर्ड और छोटी हो जाएगी और शॉर्टकट हो जाएगा। कह रहा है कि भाई केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंट अ केमिकल रिएक्शन। ये जो केमिकल इक्वेशन है एक रिएक्शन को रिप्रेजेंट करती है। इतना बड़ा लिखने से बेहतर, इतना लिखने से बेहतर है इतने में ही समझा दो कि ये चीज हुई है। ठीक है, कह रहा है इफ यू रिकॉल फॉर्मूला, अगर आपको मैग्नीशियम का फॉर्मूला याद रहता है, ऑक्सीजन का फॉर्मूला याद रहता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला याद रहता है, सीधी सीधी लिखो भाई इक्वेशन। ठीक है, लिख दी। काउंट एंड कंपेयर द नंबर ऑफ एटम्स। अब आपको काम क्या करना है, नंबर ऑफ एटम्स काउंट करो। एटम कौन से है इसमें, मैग्नीशियम है, ऑक्सीजन है, दो ही है इसके अंदर, तो नंबर ऑफ एटम काउंट करो ऑन लेफ्ट और राइट दोनों साइड एरो की। अगर नंबर ऑफ एटम सेम है, क्या पूछ रहा है कि भाई सेम है या नहीं, इफ नॉट अगर नहीं है देन द इक्वेशन इज अनबैलेंस्ड, मतलब इक्वेशन अनबैलेंस्ड है, कुछ गड़बड़ है दया, बिकॉज मास सेम नहीं है दोनों साइड। इस साइड मास अलग होगा, इस साइड मास अलग होगा। खुद देखो भाई, ऑक्सीजन का मास यहाँ पे क्या होगा 16 होता है, ऑक्सीजन का मास O का मास 16 होता है ना, तो एक एटम का 16, दो का ये दो है यहाँ पे तो 32 हो जाएगा, लेकिन यहाँ तो ऑक्सीजन का एक ही एटम है 16 है, पॉसिबल नहीं है, अनबैलेंस चीज है भाई। समझाऊंगी एग्जांपल के साथ, रुको एक बार। कह रहा है कि इक्वेशन ये क्या है, स्केलेटल इक्वेशन है, मतलब समझा दिया अनबैलेंस्ड या स्केलेटल बोल लो, क्या है ये अनबैलेंस्ड या स्केलेटल इक्वेशन है। अब इसे बैलेंस कैसे करें वो सीखेंगे अगले पार्ट में। ठीक है, वो सीखेंगे अगले पार्ट में। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है क्लास 10th की बैलेंसिंग, अगले पार्ट में आराम से शांति से सीखेंगे भाई। अभी ये कैसी इक्वेशन है, दिस इज स्केलेटल इक्वेशन, या कह लो कि ये अनबैलेंस्ड इक्वेशन है। क्यों, क्योंकि भाई ऑक्सीजन का मास यहाँ अलग है यहाँ अलग है, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। आप सब्जी बनाई, आपने 2 किलो सब्जी आपने बनाई, आपने क्या किया 1 किलो आलू लिए 1 किलो शिमला मिर्च ली, आपने सब्जी बनाई। सब्जी बनाई तो ऐसा पॉसिबल है क्या कि सिर्फ 1 किलो ही सब्जी बने, ली तो 2 किलो थी, क्या 1 किलो ही बनेगी, पॉसिबल नहीं है। मास कहीं गायब थोड़ी होगा, नहीं होगा ना। वही चीज यहाँ है कि भाई अगर ऑक्सीजन का मास हमने इतना लिया था तो इस साइड भी तो उतना ही होना चाहिए, यहाँ गड़बड़ क्यों है। तो यही चीज बैलेंस करने के लिए हम जो है अगली वीडियो लेके आएंगे। आई होप सो कि आपको समझ आ गया होगा, और अगर नहीं आया है, हो सकता है कुछ प्रॉब्लम हो, तो आप जो है कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। ये नोट करो, और बाय आज के लिए।